हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस टॉप 50 MCQ सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग कोशिश करूँगा कि फिलोसॉफी के जितने सारे सिलेबस है वो कवर करवाने के लिए। और इस सेशन में हम लोग ठीक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो ये बहुत पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन करवाएंगे। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है, तो आप उसको क्लिक करके कुछ डिटेल्स है वो फिल कर दीजिए और उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक गुड न्यूज़ है, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, गुड न्यूज़ ये है कि 10 अक्टूबर आप लोगों को एक टेस्ट होगा 3 घंटे का। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो लिंक, मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो आपको इस फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, तो और इसके साथ साथ इतना सारा बेनिफिट्स जो है वो भी मिलने वाला है। और इस आज सेशन का जो PDF है वो भी इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर से जुड़ जाइए। और उसके साथ साथ हमारा ये फिलोसॉफिकल स्टडी फेसबुक पेज है, तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए सेशन को अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, और मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपना जो आंसर है वो भेजते रहिए, और उसके बाद हमारे साथ आंसर को मैच कीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर दो। Which one of the following holds that the region of negation is the region of the indefinite? मतलब निम्नलिखित में से किसका मत है कि निषेध का क्षेत्र अनिर्दिष्टता का क्षेत्र है? तो ऑप्शन 1 केसी भट्टाचार्य, ऑप्शन 2 विवेकानंद, ऑप्शन 3 टैगोर, या फिर ऑप्शन 4 राधाकृष्णन। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 केसी भट्टाचार्य। ठीक है, तो केसी भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग द रीजन ऑफ नेगेशन इज़ द रीजन ऑफ द इनडिफाइनाइट। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पर स्टैटिक न्यूज़ लिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे लिख लो। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम आपको दिक्कत ना आए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द सिल्वर दैट appears in a seal cannot be unreal because it appears that silver cannot also be real because it is found to be not there when we see the seal poorly. This is the view of the। तो एक सीपी में दिखाई देने वाली चांदी असत नहीं हो सकती क्योंकि ये दिखती है। ये चांदी शुद्ध भी नहीं हो सकती क्योंकि जब हम सीपी को विधिवत देखते हैं तो ये वहाँ उपस्थित नहीं होती। तो ये अवधारणा किसका है? तो ऑप्शन 1 विशिष्ट द्वैतीय, ऑप्शन 2 शून्यवादी, ऑप्शन 3 सांख्योज, या फिर ऑप्शन 4 अद्वैतीय। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह के और 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग एक ही जगह पर ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 अद्वैतीय, मतलब शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के अकॉर्डिंग द सिल्वर दैट appears in a seal cannot be unreal because it appears. That silver cannot be also real because it is found to be not there when we see the seal poorly. ठीक है, तो ये जो मत है वो शंकराचार्य के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When a seal is perceived as silver, some real silver is actually present in that seal. Who holds this view? तो जब शिप को रजत समझा जाता है तब वास्तव में उस शिप में कुछ यथार्थ रजत उपस्थित होता है। तो ये किसका विचार है? तो ऑप्शन ए कुमारिला, ऑप्शन बी प्रभाकर, ऑप्शन सी रामानुज, या फिर ऑप्शन डी शंकर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रामानुज। ठीक है, तो रामानुज के अनुसार when seal is perceived as silver, some real silver is actually present in that seal। ठीक है, तो ये 2021 का क्वेश्चन है। तो और एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग अपने स्टैटिक नोट्स पर एक ही जगह पर लिख लीजिए।
When silver is perceived in a seal, the silver is actually remembered, although it is not present in perception as remembered silver. Who holds this view? तो जब रजत का शिप में अनुभव किया जाता है तो वास्तव में रजत स्मरण में ही आता है, यद्यपि ये स्मरण में रजत के रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान में विद्यमान नहीं होता है। तो ये विचार किसने दिया है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी प्रभाकर या फिर ऑप्शन डी कुमारेल। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी प्रभाकर। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन ही, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ एरर से लिया गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्म्स आर नॉट अपार्ट फ्रॉम थिंग्स बट इनहेरेंट इन देम, they are not transcendent but immanent, is the view that can be ascribed to which one of the following Greek philosophers? मतलब आकार वस्तुओं से पृथक नहीं है बल्कि उनके अंतनिष्ठ है, वो इंद्रियातीत नहीं है बल्कि अनुसुप्त है। तो ये दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस ग्रीक दार्शनिक का है? तो ऑप्शन 1 सोक्रेटिस, ऑप्शन 2 प्लेटो, ऑप्शन 3 एरिस्टोटल या फिर ऑप्शन 4 डेमोक्रेटस। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने हमारे सारे सेशन को अच्छे से फॉलो किया है तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। देखो हम लोगों ने जब एरिस्टोटल की जो सेशन लिया था, ठीक है, वहाँ पर एक क्वेश्चन देखा था कि ओक ट्री और ओक सीड, राइट, वो एक ऑप्शन में था। तो यहाँ पर यही बात बोला है, ठीक है, कि आकार वस्तुओं से पृथक नहीं है बल्कि उनमें अंतनिष्ठ है, वो इंद्रियातीत नहीं है बल्कि अनुसुप्त है। तो ये दृष्टिकोण एरिस्टोटल का है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ सेंट ऑगस्टिन एंड मार्क द करेक्ट कोड। तो सेंट ऑगस्टिन के परिप्रेक्षित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1 मुटाबिलिटी इज ए मार्क ऑफ एवरी क्रिएचर, मतलब परिवर्तनशीलता प्रत्येक प्राणी की विशेषता है। ऑप्शन 2 गॉड इज स्ट्रिक्टली इम्यूटेबल, मतलब ईश्वर सुनिश्चित तौर पर अपरिवर्तनीय है। या फिर ऑप्शन 3 चेंजेबल थिंग्स आर नॉट फुल्ली बट ओनली पार्शियली रियल, मतलब परिवर्तनशीलता वस्तुएं पूर्णतः नहीं लेकिन आंशिक रूप में सत्य होती है। या फिर ऑप्शन 4 ऑल क्रिएचर्स आर एब्सोल्युटली रियल, मतलब सभी प्राणी पूर्णतः सत्य होता है। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेस्ट तरीका है कि कौन सा गलत है उसको ढूंढ लो, बाकी सारे अपने आप आ जाएगा, या फिर कौन सा सही है उसको ढूंढ लो, उसके बाद बाकी अपने आप आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा गलत है इसको ढूंढेंगे। तो देखो ऑप्शन 1 म्यूटेबिलिटी इज ए मार्क ऑफ एवरी क्रिएचर, मतलब परिवर्तनशीलता प्रत्येक प्राणी का विशेषता है। ठीक है, तो ये मुझे कन्फर्म पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो हम लोग ऑप्शन के बेसिस पे देखेंगे। तो देखो ऑप्शन 2 गॉड इज स्ट्रिक्टली इम्यूटेबल, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और चेंजेबिलिटी थिंग्स आर नॉट फुल्ली बट ओनली पार्शियली रियल। और ऑप्शन 4 को अगर देखो तो देखो ऑल क्रिएचर्स आर एब्सोल्युटली रियल, ये तो गलत हो जाएगा, राइट। या फिर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है तो ऑप्शन 4 हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दो। तो देखो हमारा ऑप्शन 4 मतलब 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आपको डील करना है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सेंट एंसलम के बारे में आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो ऑप्शन 1 ही अटेम्प्टेड टू फाइंड नेसेसरी रीजन फॉर द ट्रूथ्स ऑफ द फेथ। ऑप्शन 2 आई बिलीव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन 3 बाई गॉड वी मीन दैट देन व्हिच नो ग्रेटर कैन बी थॉट। तो देखो ऑप्शन 1 उसने आस्था की सत्यता के लिए आवश्यक कारणों के जानने का प्रयास किया, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 मैं समझने के लिए विश्वास करता हूँ, ये भी सही है। और ऑप्शन 3 ईश्वर से हमारा अभिप्राय है कि इससे ज़्यादा व्यापक नहीं सोचा जा सकता है, ये भी सही है, राइट, क्योंकि एंसलम ने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में यही कहा है, राइट। तो ऑप्शन 4 देखो 1, 2 एंड 3 आर ट्रू, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रैग्मेटिज्म ऑफ C.S. Peirce
एंड मार्क द करेक्ट कोड। तो CS पीट्स के अनुसार हम लोगों को ये ढूंढना होगा। तो ऑप्शन 1, प्रैग्मेटिज्म इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब उपयोगवाद प्रतिबिंब का पद्धति नहीं है। ऑप्शन 2, प्रैग्मेटिज्म इज ए मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन हैविंग फॉर इट्स पर्पस टू रेंडर आइडियाज़ क्लियर, मतलब विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपने प्रयोजन हेतु उपयोगवाद प्रतिबिंब की पद्धति है। और ऑप्शन 3, इट इज़ मेरिली ए टेक्निक फॉर एसर्टिंग द मीनिंग ऑफ कंसेप्शन, मतलब अवधारणा के अर्थों को स्पष्ट करने की एकमात्र पद्धति है। तो फ्रेंड्स, CS पीट्स के अनुसार जो प्रैग्मेटिज्म है वो एक रिफ्लेक्शन का मेथड है, मतलब प्रतिबिंब का पद्धति है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 पर नॉट लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। और देखो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, प्रैग्मेटिज्म इज ए मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन हैविंग फॉर इट्स पर्पस टू रेंडर आइडियाज़ क्लियर, ठीक है। तो अगर ऑप्शन 1 गलत है तो ऑप्शन 2 ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और ऑप्शन 3, इट इज़ मेरिली ए टेक्निक फॉर असर्टिंग द मीनिंग ऑफ कंसेप्शन, ये भी सही है। तो देखो ऑप्शन 4, 2 एंड 3 आर ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपृथक सिद्धि अकॉर्डिंग टू रामानुजा इज द रिलेशन ऑफ, तो रामानुज के अनुसार अपृथक सिद्धि का संबंध क्या है। तो ऑप्शन ए, ब्रह्म विथ जीवा ओनली, मात्र ब्रह्म का जीव के साथ संबंध है, या फिर ऑप्शन बी, जीवा विथ जगत ओनली, या फिर ऑप्शन सी, ब्रह्म विथ जीवा एंड जगत, या फिर ऑप्शन डी, ब्रह्म विथ जगत ओनली। तो फ्रेंड्स, रामानुजा के अनुसार अपृथक सिद्धि एक रिलेशन है, राइट, एक संबंध है जहाँ पर ब्रह्म का जीव एवं जगत के साथ जो रिलेशन रहता है वो अपृथक सिद्धि है, राइट। तो ऑप्शन सी, ब्रह्म विथ जीवा एंड जगत, ठीक है। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीइंग ए पीस ऑफ सैंडल बाय व्हाट सन्निकर्ष डू वी परसीव फ्रेगनेंस अकॉर्डिंग टू नया स्कूल, मतलब चंदन के एक टुकड़े को देखने से न्याय दर्शन के अनुसार किस सन्निकर्ष से हमें सुगंध का प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए, विशेषणता, ऑप्शन बी, संयुक्त समवाय, ऑप्शन सी, जोगज, या फिर ऑप्शन डी, ज्ञान लक्षण। तो फ्रेंड्स, न्याय दर्शन के अनुसार, ठीक है, एक चंदन का लकड़ी को देखकर हम लोगों को जो सुगंधी अनुभव होता है वो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष से हम लोगों को ये पता चलता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले एक चंदन के लकड़ी को सूंघा था, ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो एक्सपीरियंस है वो रह गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जब कोई चंदन का लकड़ी देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो सुगंधी है। ठीक इसी तरह हम लोग जो बर्फ़ को देख के बोलते हैं कि वो ठंडा है, आग के देख के बोलते हैं वो गर्म है, राइट। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है और ये नीत्शे के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो असर्शन में क्या है कि नीत्शेज एथेइज्म and the doctrine of will power results into the concept of superman, मतलब अतिमानव का संप्रत्यय नीत्शे के निरीश्वरवाद और इच्छा शक्ति के सिद्धांत की परिणति है। और रीजन क्या है कि एथेइज्म रिजल्ट्स इनटू द एंड ऑफ ऑल द इम्परेटिव्स एंड वैल्यूज इशूड बाय गॉड, मतलब निरीश्वरवादी की परिणति ईश्वर प्रदत्त सभी आदेशों और मूल्यों की समाप्ति है। तो फ्रेंड्स, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, ठीक है। और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखो कहाँ पर है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, नीत्शे को एथेइज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि गॉड इज़ डेड, राइट, तो ईश्वर मर चुका है। तो उससे ये आप लोग याद रख सकते हो कि ये निरीश्वरवाद है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये गिलबर्ट रायल से पूछा गया है। तो असर्शन में क्या है, द ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ माइंड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब मौन का आधिकारिक सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। और रीज़न क्या है कि बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, मतलब क्योंकि ये अर्थों के चित्र सिद्धांत को नष्ट करता है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखो, असर्शन द ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ माइंड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने डेकार्ट्स का जो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैटेगरी मिस्टेक है, राइट। तो ये डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट नहीं किया, ये तो सही है।
और रीज़न क्या है, बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। तो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग ये तो विटगेनस्टाइन से आते हैं, राइट, ये गिलबर्ट राइल से कैसे, तो ये रीज़न गलत है। तो ऑप्शन सी, देखो ए ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, और जब ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, राइट। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। Which one of the following statements are true with respect to Heraclitus? तो हेराक्लिटस के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हेराक्लिटस रिजेक्टेड कॉस्मोगोनी, मतलब हेराक्लिटस ने ब्रह्मांडोत्पत्ति के अस्वीकार किया है। ऑप्शन बी, द वर्ल्ड इज इन ए परसेप्चुअल फ्लक्स, मतलब विश्व निरंतर प्रवाह में है। ऑप्शन सी, हेराक्लिटस डिड नॉट बिलीव इन यूनिटी ऑफ अपोजिट, मतलब हेराक्लिटस विरोधियों का एकता में विश्वास नहीं करता है। तो देखो ऑप्शन ए, हेराक्लिटस रिजेक्टेड कॉस्मोगोनी, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। उन्होंने ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के अस्वीकार किया है। और द वर्ल्ड इज एन परसेप्चुअल फ्लक्स, ये भी सही है, राइट। स्टेट ऑफ फ्लक्स और परसेप्चुअल ऑफ फ्लक्स ये दोनों एक ही है। और हेराक्लिटस डिड नॉट बिलीव इन यूनिटी ऑफ अपोजिट, तो उन्होंने ये बिलीव करते हैं, राइट। तो ये सी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी सही है, तो कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर, राइट। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विटगेनस्टाइन के कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो देखो ऑप्शन ए, द वर्ल्ड इज़ ऑल दैट इज़ ए केस, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। द वर्ल्ड इज़ द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स नॉट ऑफ थिंग्स, ये भी सही है। और स्टेट ऑफ अफेयर्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी, इफ़ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन देन एट द सेम टाइम ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अफेयर आर ऑल्सो गिवन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, देखो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो सारी किताबों से उठा के दिया है, राइट। तो ये सारे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हिच आर्गूमेंट एग्जिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन इट्स कॉन्सेप्ट, मतलब किस तर्कों में अस्तित्व उसकी अवधारणा में निहित रहता है। तो ऑप्शन ए, कॉजल आर्गूमेंट, ऑप्शन बी, टेलीलॉजिकल आर्गूमेंट, ऑप्शन सी, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, या फिर ऑप्शन डी, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट। क्योंकि देखो आप लोग क्रिटिसिज्म को याद रखो कि कांट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि अस्तित्व जो टर्म है वो इसी पर निहित रहता है। अगर ये सही है तो हम सोचते हैं कि हमारे पॉकेट में $100 है, तो क्या हम अनुभव कर सकते हैं कि $100 हमारे पॉकेट में है? नहीं ना, ठीक है। और ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट डेकार्ट्स और एंसलेम, राइट, और लाइबनिज ने दिया है और कांट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये सारे याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर लॉक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो ऑप्शन ए, माइंड रिसीव्स सेकेंडरी क्वालिटीज़, मतलब मस्तिष्क गौण गुण को ग्रहण करता है। ऑप्शन बी, माइंड रिसीव्स प्राइमरी क्वालिटीज़, मतलब मस्तिष्क मूल गुण को ग्रहण करता है। ऑप्शन सी, माइंड रिसीव्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़, मतलब मस्तिष्क मूल एवं गौण दोनों गुणों का ग्रहण करते हैं। या फिर ऑप्शन डी, माइंड क्रिएट्स प्राइमरी क्वालिटीज़, मतलब मस्तिष्क मूल गुणों की रचना करता है। तो फ्रेंड्स लॉक के अनुसार जो क्वालिटीज़ है, प्राइमरी क्वालिटीज़ है, वो मन रिसीव करते हैं, राइट। तो माइंड रिसीव्स प्राइमरी क्वालिटीज़, तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब प्राइमरी क्वालिटीज़ को लॉक ने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट। तो वो कौन कौन सा है? सॉलिडिटी, एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, रेस्ट और नंबर, ठीक है। तो ये सारे याद रखो, ये 6 प्राइमरी क्वालिटीज़ है जो कि मन रिसीव करते हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो माधवाज इंटरप्रिटेशन ऑफ द महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि मीन्स, तो महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि की माधव की व्याख्या का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 1, तादात्म्य ऑफ जीवा एंड ब्रह्म, मतलब जीव और ब्रह्म का तादात्म्य है। ऑप्शन 2, सादृश्य ऑफ जीवा एंड ब्रह्म, मतलब जीव और ब्रह्म का सादृश्य है। या फिर ऑप्शन 3, जीवा एज विशेषण ऑफ ब्रह्म, मतलब जीव ब्रह्म का विशेषण है। या फिर ऑप्शन 4, प्रकार प्रकारी ऑफ जीवा एंड ब्रह्म, मतलब जीव और ब्रह्म का प्रकार प्रकारी स्वरूप है। तो फ्रेंड्स जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, तो जो माधवाचार्य का जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि
सादृश्य ऑफ जीवा एंड ब्रह्म, राइट। तो जीव और ब्रह्म का सादृश्य है, राइट। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोग एज इट इज़ याद रखो। और आप लोग जहाँ पर स्टैटिक न्यूज़ लिख रहे हो तो यहाँ पर इसको भी ऐड कर लो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतित्व समुत्पाद इन बुद्धिस्ट फिलोसफी मीन्स, बौद्ध दर्शन में प्रतित्व समुत्पाद से अभिप्राय है। तो ऑप्शन 1 द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज, मतलब कारण में कार्य पूर्व स्थित होता है। ऑप्शन 2 द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज मोमेंटरी, मतलब प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है। ऑप्शन 3 द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज कंडीशनल, मतलब प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व सशर्त होता है। या फिर ऑप्शन 4 व्हाट एवर इज इटर्नल, मतलब जो कुछ भी है वो शाश्वत है। तो देखो अगर हम ऑप्शन को डिलीट करें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज, तो ये सत्कार्यवाद के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये डिलीट हो जाएगा, ये सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग है। और देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज मोमेंटरी, मोमेंटरी ये तो बुद्धिस्ट फिलोसोफर से रिलेटेड है, राइट। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन 3 द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज कंडीशनल, तो ये जैन फिलोसफी से हो जाएगा, राइट, कंडीशनल है। और व्हाट एवर इज इटर्नल, तो जो कुछ भी है वो शाश्वत है। तो ये बौद्ध फिलोसफी का अपोजिट है, राइट। ये तो बौद्ध फिलोसफी से रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो लोग क्षणिकत्ववाद से बिलीव करते हैं, राइट। तो देखो ऑप्शन 2 द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज मोमेंटरी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स ऑफ मेडिएवल पीरियड स्टेटेड अंडरस्टैंड इन ऑर्डर दैट यू मे बिलीव, बिलीव इन ऑर्डर दैट यू मे अंडरस्टैंड, सम थिंग्स वी डू नॉट बिलीव अनलेस वी अंडरस्टैंड देम, अदर्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड अनलेस वी बिलीव। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन दार्शनिक ने कहा था कि इस प्रकार से समझे कि आप विश्वास कर सकें, विश्वास इस प्रकार करें कि आप समझ सकें। कुछ बातों पर हम तब तक विश्वास नहीं करते जब तक उन्हें समझ नहीं लेते, या फिर हम तब तक नहीं समझते जब तक कि हम विश्वास नहीं करते। तो ये किसका मत है? ऑप्शन 1 सेंट एंसेलम, ऑप्शन 2 सेंट एक्विनस, ऑप्शन 3 सेंट ऑगस्टिन, या फिर ऑप्शन 4 विलियम ओकम। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है सेंट ऑगस्टिन, ठीक है। और यहाँ पर अगर कीवर्ड को ढूंढो तो यहाँ पर बिलीव और अंडरस्टैंड, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इनेट आइडियाज इज एक्सेप्टेबल टू, तो जन्मजात प्रत्यय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको स्वीकार्य है? तो ऑप्शन 1 डेकार्ट्स एंड स्पिनोजा, ऑप्शन 2 डेकार्ट्स एंड बार्कले, ऑप्शन 3 डेकार्ट्स एंड ह्यूम, या फिर ऑप्शन 4 लॉक एंड फिक्टे। तो फ्रेंड्स जितने सारे रैशनलिस्ट फिलोसोफर हैं बहुत सारे इनेट आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया है, राइट। और जितने सारे एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स हैं बहुत सारे इसको डिनाई किया है। तो रैशनलिस्ट फिलोसोफर कौन कौन से हैं? डेकार्ट्स, स्पिनोजा और लाइबनिज, राइट। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर है, तो ऑप्शन 1 पर है डेकार्ट्स एंड स्पिनोजा, और बाकी सारे क्यों नहीं होगा? देखो बार्कले है, ह्यूम है और लॉक है, तो ये तीनों तो एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है, राइट। तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्नों पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है कि स्पिनोजा के बारे में आप लोगों को पता करना है कि स्पिनोजाज थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए ऑब्सक्योर एंड इनएडिक्वेट आइडियाज़ हैव देयर सोर्स इन सेंसेशन एंड द इमेजिनेशन, मतलब अस्पष्ट और अपर्याप्त विचार संवेदन और कल्पना में अपना स्रोत रखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी रीजन कॉम्प्रीहेंड्स द यूनिवर्सल एसेंस ऑफ थिंग्स एंड अंडरस्टैंड्स दीज इन देयर रिलेशन टू गॉड, मतलब तर्क वस्तुओं के सार्वभौमिक तत्व को ग्रहण करता है और उनके ईश्वर के संबंध में समझते हैं, तो ये भी स्पिनोजा के अकॉर्डिंग सही है। और ऑप्शन सी इंट्यूटिव नॉलेज एडवांसेस फ्रॉम एन एडिक्वेट आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव एसेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड टू द एडिक्वेट एसेंस ऑफ थिंग्स, मतलब पार्थिव ज्ञान ईश्वर के कुछ गुणों के वस्तुगत सार से के पर्याप्त विचार के साथ वस्तुओं के पर्याप्त सार की
और बढ़ता है। तो ऑप्शन सी के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं कि ए और बी कहाँ पर है। तो देखो ऑप्शन 4 पर है, ऑप्शन ए, बी और सी, राइट। तो ये तीनों ही करेक्ट है। तो ये तीनों याद रखो और अपने कॉपी पर लिख लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statement is true with reference to Berkeley? तो यहाँ पर बार्कले के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1, Berkeley makes use of the basal empiricism of Locke to establish idealism and thereby endorse materialism and atheism। मतलब बार्कले लॉक के मूल अनुभववाद का प्रयोग प्रत्ययवाद को स्थापना के लिए करता है और इससे परिणाम स्वरूप भौतिकवाद और नास्तिकतावाद का समर्थन करता है। क्या ये सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है। ऑप्शन 2, बार्कले मेक्स यूज द बेसल एम्पिरिसिज्म ऑफ लॉक टू एस्टैब्लिश आइडियलिज्म एंड देयर बाय रिफ्यूट्स मटेरियलिज्म एंड एथिज्म। राइट, अगर ऑप्शन 1 गलत है तो ऑप्शन 2 ये सही हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो और बाकी दो ऑप्शन को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में पूछा गया है कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म रिजेक्ट्स द मेटाफिजिक्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो तार्किक भाववाद निम्नलिखित में से किस आधार पर तत्व मीमांसा को अस्वीकार करता है? तो ऑप्शन 1, मेटाफिजिकल क्वेश्चन आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब तत्व मीमांसीय प्रश्न मानवीय बुद्धि विकल्पों की सीमा से परे हैं। या फिर ऑप्शन 2, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस आर डाउटफुल। मतलब तत्व मीमांसीय प्रश्न संदिग्ध है। या फिर ऑप्शन 3, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस आर नॉन सेंसियल एज दे आर नॉन वेरीफाइबल। मतलब तत्व मीमांसीय प्रश्न अर्थहीन है क्योंकि वो असत्यापनीय है। ये तो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 में क्या है कि मेटाफिजिकल क्वेश्चंस आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। मतलब तत्व मीमांसीय प्रश्न देश और काल से परे है। नहीं, ये नहीं है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, राइट। यहाँ पर नॉन सेंसियल एंड नॉन वेरीफाइबल है। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस डिपिक्ट द पिक्चर ऑफ रियलिटी इज फॉर्मुलेटेड बाय। तो प्राथमिक वाक्य वस्तु का सही चित्र प्रदर्शित करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन 1, मूर, ऑप्शन 2, रासेल, ऑप्शन 3, विटगेनस्टाइन या फिर ऑप्शन 4, हुर्सल। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और यहाँ पर अगर कीवर्ड को ध्यान देना है तो देखो पिक्चर ऑफ रियलिटी, ठीक है। तो वो विटगेनस्टाइन के साथ रिलेटेड है, राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखो कि एलिमेंट्री प्रोपोजिशन डिपिक्ट द पिक्चर ऑफ रियलिटी इज़ फॉर्मुलेटेड बाय विटगेनस्टाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला एक क्वेश्चन है और ये शंकरों का जो फिलोसफी है उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो असर्शन में क्या है कि ब्रह्म इज अभिनव निमित्त उत्पादन कारण ऑफ जगत। मतलब ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण है। और रीजन क्या है कि देयर इज नथिंग अदर देन ब्रह्म। मतलब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो ये असर्शन ये तो बिल्कुल सही है, राइट। शंकरों के अकॉर्डिंग ब्रह्म ये अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण है जगत का, और क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये भी सही है, रीज़न भी सही है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, राइट। तो देखो ऑप्शन 1, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन फिलोसोफर हु मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन अनुप्रमाण एंड केवल प्रमाण। तो अनुप्रमाण और केवल प्रमाण के बीच भेद करने वाला भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन 1 पतंजलि, ऑप्शन 2 शंकर, ऑप्शन 3 माधवा या फिर ऑप्शन 4 ईश्वर कृष्ण। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 माधवा। तो माधवाचार्य के अकॉर्डिंग ये डिस्टिंक्शन किया था कि अनुप्रमाण और केवल प्रमाण के बीच, ठीक है। तो ये याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following holds the view that when you deprive truth of its appearance, it loses the best part of reality? तो निम्नलिखित में से ये किसका विचार है कि जब आप सत्य को उसके आभास से वंचित कर देते हैं तो सत्य के सुंदरतम भाग को खो देते हैं?
तो ऑप्शन 1 श्री अरबिंदो, ऑप्शन 2 टैगोर, ऑप्शन 3 जे कृष्णमूर्ति या फिर ऑप्शन 4 विवेकानंद। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 टैगोर। तो टैगोर के अनुसार कि व्हेन यू डिप्राइव ट्रूथ ऑफ इट्स अपीयरेंस इट लूजेस द बेस्ट पार्ट ऑफ रियलिटी। अगर हम यहाँ पर कीवर्ड को ढूंढे तो यहाँ पर सुंदरतम, ठीक है, तो ये याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो असर्शन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन मीनिंग ऑफ ए प्रोपोजिशन इज द मोड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन। मतलब सत्यापन सिद्धांत के अनुसार किसी तर्क वाक्य का अर्थ सत्यापन का प्रकाश है, ये तो बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है कि ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच कुड नेदर बी वेरीफाइड नॉर फॉल्सिफाइड बाय एक्सप्रेशन आर मीनिंगफुल। ये कैसे हो जाएगा, राइट, यहाँ पर तो गलत ही लिखा है। तो देखो कि वो सभी कथन जिनका अनुभव द्वारा ना तो सत्यापन किया जा सकता है और ना ही उन्हें मिथ्या साबित किया जा सकता है, तो वो सार्थक है, वो कैसे हो जाएगा, वो तो नहीं होगा ना। तो ऑप्शन 3 देखो, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन आर फॉल्स। अगर आपको लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में बिल्कुल पता नहीं है तो भी आप ये रीजन को गलत करोगे, तो ये सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटॉम्स एग्जिस्ट, दे आर द एग्जिस्टेंट, एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट इवन इफ इट इज़ पैराडॉक्सिकली कॉल्ड द नॉन एग्जिस्ट एंड नथिंग एल्स एग्जिस्ट इज़ द फिलोसॉफिकल पोजिशन ऑफ। मतलब परमाणु की सत्ता है क्योंकि वो सत है, रिक्त देश की सत्ता है जबकि इसे विरोधाभासी रूप से असत कहा जाता है, और किसी चीज़ों का सत्ता नहीं है। तो ये दार्शनिक स्थिति किसका है? तो ऑप्शन 1 हेराक्लिटस, ऑप्शन 2 डेमोक्रिटस, ऑप्शन 3 एनाक्सागोरस या फिर ऑप्शन 4 पाइमेनिडिस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में एटोमिज्म के बारे में बात हो रहा है, राइट। तो एटोमिस्ट फिलोसोफर कौन सा है? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रिटस है, तो ऑप्शन 2 डेमोक्रिटस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और ये प्रोटागोरस के संदर्भ में आपको बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन 1 मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये तो बिल्कुल सही है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, तो ये तो सही है। और ऑप्शन 2 ट्रूथ इज़ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, राइट। तो ऑप्शन 2 तो गलत है। और ऑप्शन 3 व्हाट इज़ ट्रू टू वन पर्सन नीड नॉट टू बी सो द अदर। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो सत्य है वो आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी सत्य है, ये भी प्रोटागोरस के अकॉर्डिंग सही है, राइट। तो देखो 1 और 3 कहाँ पर है? तो ऑप्शन 3 पर। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो असर्शन में है प्लेटो रिजेक्टेड द व्यू दैट नॉलेज इज ओपिनियन इन हिज थिएटरस। मतलब प्लेटो ने अपनी पुस्तक थिएटरस में इस विचार को अस्वीकार किया कि ज्ञान विचार है, ये तो सही है, राइट। नॉलेज इज ओपिनियन इसको तो रिजेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पर एक और नया इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है कि थिएटरस ग्रंथों में ये कहा है, ठीक है। और नॉलेज मस्ट बी ग्राउंडेड ऑन फेथ एंड नॉट ऑन रीजन, ये गलत है। क्योंकि फेथ में हम लोग नॉलेज करेक्ट नॉलेज नहीं पाते हैं, राइट। तो ऑप्शन 3 असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बीइंग टुवर्ड्स डेथ इज ए कॉन्स्टेंट फ्लिंग इन द फेस ऑफ डेथ एक्सप्रेसेस द फिलोसफी ऑफ। तो मृत्यु के प्रति अभिमुखता उससे पलायन है, तो ये किसके दर्शन को अभिव्यक्त करता है? तो ऑप्शन 1 रासेल, ऑप्शन 2 हुर्सल या फिर ऑप्शन 3 हाइडेगर या फिर ऑप्शन 4 मूर। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 हाइडेगर। तो हाइडेगर के अनुसार ये बीइंग टुवर्ड्स डेथ इज ए कॉन्स्टेंट फ्लिंग इन द फेस ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये याद रखो। द प्रेडिकेट इन सब्जेक्ट प्रिंसिपल इज प्रोपाउंडेड बाय। तो उद्देश्यों में विधेय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो ऑप्शन 1 डेकार्ट्स, ऑप्शन 2 लाइबनिज, ऑप्शन 3 स्पिनोजा या फिर ऑप्शन 4 जॉन लॉक। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 लाइबनिज। द प्रेडिकेट इन सब्जेक्ट
प्रिंसिपल। ओके, तो लाइबनिज के और दो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को याद रखना होगा कि आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स और प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ द न्यू मैन इज जॉयफुल विजडम अकॉर्डिंग टू, तो निम्नलिखित में से किसके अनुसार नव मानव का सार आनंदपूर्ण प्रज्ञा है? तो ऑप्शन 1 हुसल, ऑप्शन 2 मूर, ऑप्शन 3 नित्से या फिर ऑप्शन 4 फ्रेगे। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है और ये नित्से के साथ रिलेटेड है। तो देखो, द एसेंस ऑफ द न्यू मैन इज जॉयफुल विजडम अकॉर्डिंग टू नित्से। ठीक है, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में नित्से का किया था कि असर्शन और रीजनिंग में, तब वहाँ पर सुपरमैन की कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पाया था, राइट। अब यहाँ पर न्यू मैन के कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रासेल के जो लॉजिकल एटोमिज्म है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 पर है corresponding to individual variables and propositional function of logic, the world contains particulars and universals। मतलब तर्कों के भौतिक चर्चों तथा तर्कवाक्य प्रकारों के अनुरूप विश्व में अंशव्यापी तथा विश्ववासी शामिल है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अब देखो ऑप्शन 2, corresponding to the particulars and universals of logic, the world contains variables and propositional function। मतलब तर्कों के अंशव्यापी और विश्वव्यापी के अनुरूप विश्व में अंशव्यापी और विश्वव्यापी प्रकार जो शामिल है, ये गलत है। तो देखो, अगर ऑप्शन 2 गलत है तो ऑप्शन 1 ये सही है, राइट, क्योंकि इसका ऑपोजिट है, राइट। अब देखो ऑप्शन 3, द वर्ल्ड कंटेन्स इंडिपेंडेंट एटॉमिक एक्ट्स corresponding टू द सिंपल प्रोपोजिशन, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दोनों ऑप्शन सही है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन 3 पर, राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रासेल के लॉजिकल एटोमिज्म के बारे में देखो, कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स एंड प्रोपोजिशनल फंक्शन ऑफ लॉजिक, द वर्ल्ड कंटेन्स पार्टिकुलर्स एंड यूनिवर्सल्स। ठीक है, और द वर्ल्ड कंटेन्स इंडिपेंडेंट एटॉमिक एक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिंपल प्रोपोजिशन। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मे बी फ्री फ्रॉम देवरिना बाय, तो व्यक्ति देवरिन से मुक्त हो सकता है। ऑप्शन 1 ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य, ऑप्शन 2 अटारिंग मंत्रज, ऑप्शन 3 परफॉर्मिंग यज्ञज या फिर ऑप्शन 4 गिविंग बाथ टू अ चाइल्ड। मतलब संतान को जन्म देकर। तो देखो, संतान को जन्म देकर वो लोग पितृऋण को मुक्त हो सकता है, और यज्ञ करके वो देवऋण से मुक्त हो सकता है, और अटारिंग मंत्र से कोई ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है, और ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य इससे भी जो पितृऋण है उससे भी वो मुक्त हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन 3 परफॉर्मिंग यज्ञ ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बंधन ऑफ द सोल, भाव बंधन एंड द्रव्य बंधन। दिस इज़ द व्यू हेल्ड बाय, तो आत्मा के बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक भाव बंधन और दूसरा द्रव्य बंधन। तो ये विचार किसका है? तो ऑप्शन 1 चार्वाका, ऑप्शन 2 जैन, ऑप्शन 3 सांख्य या फिर ऑप्शन 4 मीमांसा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग भाव बंधन और द्रव्य बंधन, ठीक है, ये जो आत्मा का जो बंधन है वो हम लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? वो जैन फिलोसफी से हम लोग ये सारे देखते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 जैन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विथ रेफरेंस टू अपवर्ग इन न्याय। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो अपवर्ग है, ठीक है, उसके अनुसार करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है वो हम लोगों को ढूंढना होगा। तो देखो ऑप्शन 1 दुख, प्रवृत्ति, दोष, जन्म और मिथ्या ज्ञान, क्या ये सही है? ऑप्शन 2 मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुख। ऑप्शन 3 जन्म, दुख, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। और ऑप्शन 4 जन्म, दुख, मिथ्या ज्ञान, प्रवृत्ति और दोष। तो फ्रेंड्स, न्याय फिलोसफी के जो अपवर्ग है, ठीक है, उसका सीक्वेंस यही है कि मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुख, राइट। तो कहाँ पर है? ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यायिका पदशक्ति इज, तो न्यायिका के अनुसार पदशक्ति क्या है? तो ऑप्शन 1 एन एडिशनल पदार्थ, मतलब एक अतिरिक्त तो पदार्थ है। ऑप्शन 2 एन इटर्नल पदार्थ, मतलब एक शाश्वत पदार्थ है।
या फिर ऑप्शन 3 ए रिलेशन बिटवीन टू पॉदर्स, मतलब दो पौधों के बीच संबंध है। या फिर ऑप्शन 4 ए रिलेशन बिटवीन ए पौधो एंड ए पदार्थ दैट स्टैंड्स फॉर इट, मतलब पौध और प्रयुक्त पदार्थों के बीच का संबंध है। तो फ्रेंड्स, न्याय दर्शन के अनुसार पौधशक्ति ये एक रिलेशन है, लेकिन वो पौध और प्रयुक्त पदार्थों के बीच का संबंध है, वो दो पौधों के बीच संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए रिलेशन बिटवीन ए पौधो एंड ए पदार्थ दैट स्टैंड्स फॉर इट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द व्यू दैट डिवाइन नॉलेज इज क्रिएशनल एंड एज देयर इज नथिंग आउटसाइड गॉड, he himself is the object of his knowledge, he creates as he knows and knows as he creates। मतलब निम्नलिखित में से किसका विचार है कि देवी ज्ञान सृजनात्मक है, क्योंकि कुछ भी ईश्वर बाहर नहीं है, वो स्वयं अपने ज्ञान का विषय है, वो जैसा जानता है सृजन करता है, और जैसा सृजन करता है वो से जानता है। तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 टैगोर, ऑप्शन 2 विवेकानंद, ऑप्शन 3 केसी भट्टाचार्य, या फिर ऑप्शन 4 इकबाल। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है डिवाइन नॉलेज। तो ये डिवाइन नॉलेज जो इकबाल है, ठीक है, उसके साथ ये रिलेट करता है। तो ऑप्शन 4 इकबाल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अपने कॉपी पर लिख लो। ठीक है, और एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्स निहिलो थ्योरी ऑफ सेंट ऑगस्टिन, तो सेंट ऑगस्टिन के अभाव के सिद्धांतों के अनुसार ईश्वर की कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन 1 गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टेंट, मतलब ईश्वर ने सत में से जगत की रचना की। ऑप्शन 2 गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ नथिंग, मतलब ईश्वर ने अभाव में से जगत की रचना की। ऑप्शन 3 गॉड क्रिएटेड द इविल आउट ऑफ समथिंग, मतलब ईश्वर ने भाव में से अशुभ की रचना की। या फिर ऑप्शन 4 गॉड क्रिएटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ नथिंग, मतलब ईश्वर ने अभाव से स्वयं की रचना की। तो फ्रेंड्स, सेंट ऑगस्टिन के अनुसार जो उन्होंने एक्स निहिलो थ्योरी दिया था, ठीक है, एक्स निहिलो निहिलिसिट, मतलब जो अभाव का थ्योरी है। ठीक है, तो ईश्वर ने अभाव में से जगत की रचना की, मतलब गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ नथिंग। ये ईश्वर ने अभाव से स्वयं की रचना नहीं किया है, बल्कि वो जगत को रचना किया है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, और यहाँ पर प्लेटो के जो मेटाफिजिक्स है उससे रिलेटेड है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना होगा। तो ऑप्शन ए व्हाट इज़ ट्रूली रियल इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट वी एनकाउंटर द सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब जिन वस्तुओं का हम संवेदी अनुभव में सामना करते हैं वो सत्यात्मक तथ्य नहीं है। और ऑप्शन बी फॉर्म्स कैन ओनली बी ग्रैस्प्ड इंटेलेक्चुअली, मतलब आकार को केवल बौद्धिक रूप से समझा जा सकता है। और ऑप्शन सी फॉर्म्स आर जस्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स इन द माइंड ऑफ समवन, मतलब आकार किसी के मन के प्रत्यय या संप्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, प्लेटो के जो मेटाफिजिक्स है उससे अनुसार, ठीक है, ये आकार वो किसी के मन के प्रत्यय का संप्रत्यय नहीं है, लेकिन वो खुद का मन का ही संप्रत्यय है। राइट, तो ऑप्शन सी तो डिलीट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, तो व्हाट इज़ ट्रूली रियल इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट वी एनकाउंटर इन सेंसरी एक्सपीरियंस, ये तो सही है। और फॉर्म्स कैन ओनली बी ग्रैस्प्ड इंटेलेक्चुअली, ये भी सही है। राइट, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीत्शे, तो निम्नलिखित में से नीत्शे के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है, ध्यान से। तो ऑप्शन 1 स्लेव मोरालिटी सेटल्स फॉर द इमेजिनरी रिवेंज ऑफ द आफ्टर लाइफ, मतलब जीवनोपरांत काल्पनिक प्रतिशोध में दास नैतिकता व्यवस्थित हो जाती है। ऑप्शन 2 स्लेव मोरालिटी इज इनऑथेंटिक बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ए रिएक्शन नेवर ओरिजिनेटिंग इम्पल्स, मतलब दास नैतिकता प्रामाणिक नहीं है क्योंकि ये हमेशा एक प्रतिशोध है, मूल आवेग नहीं है। और ऑप्शन 3
slave morality immediately says yes to what comes from outside, to what is different, to what is not oneself। मतलब दास नैतिकता जो बाहर से आए हुए हैं को या जो भिन्न है या जो स्वयं का नहीं है तो तात्कालिक रूप से स्वीकार कर लेती है। या फिर ऑप्शन 4 दास नैतिकता विलंबन एवं निषेध की नैतिकता है। मतलब स्लेव मोरालिटी इज ए मोरालिटी ऑफ रिसिग्नेशन, डिफरमेंट एंड प्रोहिबिशन। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखो जो ऑप्शन सी है, स्लेव मोरालिटी इमीडिएटली सेज यस टू व्हाट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, टू व्हाट इज़ डिफरेंट, टू व्हाट इज़ नॉट वन सेल्फ। तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो करेक्ट कौन कौन सा है कि स्लेव मोरालिटी सेटल्स फॉर द इमेजिनरी रिवेंज ऑफ द आफ्टर लाइफ, और स्लेव मोरालिटी इज इनऑथेंटिक बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ए रिएक्शन, नेवर ओरिजिनेटिंग इम्पल्स, और स्लेव मोरालिटी इज ए मोरालिटी ऑफ रिसिग्नेशन, डिफरमेंट एंड प्रोहिबिशन। तो ये तीनों ऑप्शन अपने कॉपी पे लिख लो, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अब विलियम जेम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 1 लाइफ डिमांड्स ए रेस्पॉन्स, फोर्स्ड ऑप्शन। ऑप्शन 2 कि फॉल्स आइडियाज आर दोज दैट वी कैन नॉट वेरीफाई। ऑप्शन 3 थियोरीज आर ओनली मैन मेड लैंग्वेज इन विच वी राइट आवर रिपोर्ट्स ऑफ नेचर। ऑप्शन 4 ट्रू आइडियाज कैन नॉट बी वैलिडेटेड। तो सत्य प्रत्यय की वैधता स्थापित नहीं किए जा सकती है। तो ये तो नॉर्मली गलत है, राइट। और अगर विलियम जेम्स के बारे में देखा जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि ट्रू आइडियाज़ को हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उसको भी अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। विलियम जेम्स के अनुसार ये सारे सही है कि लाइफ डिमांड्स ए रेस्पॉन्स, फोर्स्ड ऑप्शन, और फॉल्स आइडियाज आर दोज दैट वी कैन नॉट वेरीफाई, और थ्योरीज आर ओनली मैन मेड लैंग्वेज इन विच वी राइट आवर रिपोर्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेनोमेनोलॉजी अकॉर्डिंग टू हुर्साल रेस्ट अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल कन्विक्शन। मतलब हुर्साल के अनुसार फेनोमेनोलॉजी निम्नलिखित में से किस दृढ़ विश्वास पर निर्भर है। तो ऑप्शन 1 मीनिंग इज द माइंड एलोन, मतलब अर्थ केवल मन में होता है। ऑप्शन 2 मीनिंग इज इन द वर्ल्ड एलोन, मतलब अर्थ केवल जगत में होता है। ऑप्शन 3 मीनिंग इज नेदर इन द माइंड नॉर इन द वर्ल्ड, मतलब अर्थ ना तो मानस में है और ना ही जगत में। या फिर ऑप्शन 4 मीनिंग इज द इंटेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द वर्ल्ड, मतलब अर्थ मानस और जगत के बीच स्वाभिप्राय संबंध में होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ऑप्शन को ध्यान से देखा है तो यहाँ पर एक कीवर्ड आप लोगों को नज़र में आना चाहिए कि इंटेंशनल रिलेशनशिप, राइट। तो इंटेंशनल जो टर्म है वो फेनोमेनोलॉजी हुर्सल के साथ रिलेटेड है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हुर्सल ने ये फेनोमेनोलॉजी जो मेथड है उसको इस्तेमाल करके वो फिलोसफी को एक प्री सपोजिशन लेस करना चाहते थे, राइट। तो वो बात याद रखो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू G.E. Moore, whenever there is a conflict between a philosophical doctrine and common sense, it was more likely that, मतलब G.E. Moore के अनुसार जब भी दार्शनिक सिद्धांतों और सामान्य बुद्धि के बीच टकराव होता है तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि ऑप्शन 1 द आर्ग्यूमेंट हैज़ गोन एस्ट्रे रादर देन द कॉमन सेंस, मतलब दार्शनिक सिद्धांत की तुलना में सामान्य बुद्धि मटक जाती है। या फिर ऑप्शन 2 कॉमन सेंस हैज़ गोन एस्ट्रे रादर देन द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन, मतलब सामान्य बुद्धि की तुलना में तर्क भटक जाती है। या फिर ऑप्शन 3 कि बोथ आर्ग्यूमेंट एंड कॉमन सेंस हैव गॉन एस्ट्रे, मतलब तर्क और सामान्य बुद्धि दोनों भटक जाते हैं। या फिर ऑप्शन 4 तर्क और सामान्य बुद्धि में से कोई भी नहीं भटकता है। तो नेदर द आर्गूमेंट नॉर कॉमन सेंस हैड गॉन एस्ट्रे। तो फ्रेंड्स, जब G.E. मूर के अनुसार जब भी दार्शनिक सिद्धांतों और सामान्य बुद्धि के बीच टकराव होती है तब ये सामान्य बुद्धि और तर्क दोनों ही भटक जाते हैं, राइट। मतलब बोथ आर्ग्यूमेंट एंड कॉमन सेंस हैव गॉन एस्ट्रे, कॉमन सेंस तो जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो आर्ग्यूमेंट है वो भी भटक जाती है,
ठीक है, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस इपोक मीन्स, तो सीमित अर्थों में इपोक का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब वस्तुओं के अस्तित्व में विश्वास। ऑप्शन 2 टू डिसबिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के अस्तित्व में अविश्वास। या फिर ऑप्शन 3 टू ऑब्टेन ए कैटेगोरिकल जजमेंट रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आउटर वर्ल्ड, मतलब बाह्य विश्व के अस्तित्व से संबंधित निरपेक्ष निर्णय प्राप्त करना। या फिर ऑप्शन 4 सस्पेंशन ऑफ जजमेंट्स रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब वस्तुओं के अस्तित्व विषयक निर्णयों का स्थगन। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो आप लोग इसको एज इट इज़ याद रखो कि इपोक का जो अर्थ है वो रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यही है कि सस्पेंशन ऑफ जजमेंट्स रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब वस्तुओं के अस्तित्व विषयक निर्णयों का स्थगन, ठीक है, तो यही है इपोक का रेस्ट्रिक्टेड सेंस में जो इसका अर्थ हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेसिस्टेंस दैट गांधी मेंटेन्स, तो गांधी जी द्वारा पालन किए गए सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच जो विभेद है उसका संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए सत्याग्रह अनलाइक पैसिव रेसिस्टेंस इन्वॉल्व्स फोर्सेस, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत सत्याग्रह में बल निहित होता है। ऑप्शन बी सत्याग्रही रेस्पेक्ट्स द लॉ अनलाइक ए पर्सन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत सत्याग्रही कानूनों का पालन करता है। या फिर ऑप्शन सी सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ लव, मतलब सत्याग्रह प्रेमी की अनुभूति पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। गांधी जी सत्ता एवं मूल्य को सत्य का पर्याय मानते थे, तो सत्याग्रह इसी से संबंध चिंतन है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के विरोधी पक्षों को सूचित करता है, तो जिसका अर्थ है कि प्रत्याक्रमण ना करना, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध कहीं ना कहीं बदले की भावना से प्रेरित होता है, जबकि गांधी जी सत्याग्रह को आग्रह के माध्यम से जैसा को तैसा करने की भावना का परित्याग करने की बात करते हैं। तो सत्याग्रह में प्रेमी एवं शांति का भाव होना अनिवार्य है और सत्याग्रही कानून पालन करना है। इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरोध में ऐसा अनिवार्य नहीं है, तो सत्याग्रह सकारात्मक पहलू से संबंधित है, राइट। तो ऑप्शन डी बी एंड सी ओनली, तो ये दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए द एम ऑफ द पॉलिटी इज द योगक्षेमा एंड द रक्षणा ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब राजनीति का लक्ष्य प्रजा का योगक्षेम और रक्षण करना है। या फिर ऑप्शन बी योगक्षेमा इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, मतलब योगक्षेम राज्य का उत्तरदायित्व नहीं है। या फिर ऑप्शन सी कार्विंग ऑफ द मत्स्यन्याय विद इन द स्टेट इज एडवोकेटेड, मतलब राज्यों के भीतर मत्स्यन्याय पर अंकुश का पक्षधर है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो ऑप्शन ए द एम ऑफ द पॉलिटी इज द योगक्षेम एंड द रक्षणा ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये तो सही है अर्थशास्त्र के अनुसार। और देखो योगक्षेम इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी को डिलीट कर दो। तो देखो कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी डिलीट, तो ए और सी, राइट, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रेफरेंस टू कांट एंड चूज द करेक्ट आंसर, तो कांट के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उसका सही उत्तर चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए स्पेस एंड टाइम आर अप्रायोरी फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन, मतलब दिक और काल अवबोध के प्रागनुभविक स्वरूप है। या फिर ऑप्शन बी द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन बी प्रूव्ड बाय द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, मतलब प्रत्यय सत्ता युक्ति द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाणित किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन सी द नोमेनन कैन नॉट बी नोन, मतलब प्रत्यय निरपेक्ष सत्य को जाना नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा है तो आप लोगों को ऑप्शन बी नज़र आएगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन बी प्रूव्ड बाय द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट,
जो कि कांट ने क्रिटिसाइज़ किया था ओंटोलॉजिकल आर्गूमेंट को, राइट। तो ऑप्शन बी ये डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि स्पेस एंड टाइम आर अप्रोराइव फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन और द नोमेनन कैन नॉट बी नोन। ठीक है, ओके। तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।